हेलो बच्चों, आज हम लोग अपनी सीरीज का लेक्चर नंबर 2 यानी कि लेक्चर नंबर सेकेंड करने वाले हैं। फर्स्ट में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन किए थे और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है और इसमें भी हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके समीकरण का 20 क्वेश्चन हल करने वाले हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप हमारे पेपर में आते हैं। क्वेश्चन इन्हीं से आएगा, तो कृपया इसको ध्यान से समझें और पढ़ें। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन का क्या कहता है, आइए देखते हैं। भौतिक अभिक्रिया में क्या नहीं बदलता है? भौतिक अभिक्रिया में क्या नहीं बदलता है? रंग बदलता है कि नहीं बदलता? बदलता है। आकार बदल सकता है, भार भी बदल सकता है, लेकिन अवस्था नहीं बदलती है। अवस्था उसकी क्या रहती है? जिस अवस्था में वो दिखता है हमें, उसकी अवस्था वही रहती है। तो हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा। कौन सा नंबर हो जाएगा? आंसर नंबर इज सी। हमारे पहले का क्वेश्चन का आंसर है सी, यानी कि अवस्था नहीं बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? भौतिक परिवर्तन में निम्न में कौन सा लक्षण नहीं है? जो भौतिक परिवर्तन का निम्न जो 4 लक्षण दिए, इनमें से क्या नहीं है? भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है। हाँ, सही बात है, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन में मूल पदार्थ के विशिष्ट गुणों में परिवर्तन है। जो पदार्थ के विशिष्ट गुण होते हैं, जो विशिष्ट गुण होते हैं, क्षमताएं होती हैं, वो उसकी क्षमताएं नहीं बदलती हैं। कोयले के हम 10 टुकड़े कर दें तो कोयले के जो टुकड़े की ऊर्जा होती वो बराबर रहेगी। भौतिक परिवर्तन प्रायः अस्थायी होते हैं। भौतिक परिवर्तन का मतलब जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो अस्थायी रूप से होते हैं, क्योंकि यदि कारण हटा दिया जाए तो वह पुनः अपनी अवस्था में आ जाते हैं। भौतिक परिवर्तन पदार्थ का आकार रंग नहीं बदलता। भौतिक परिवर्तन में आकार रंग बदल सकता है और बदल जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर नंबर हो जाएगा डी। किसके साथ जाएंगे? आंसर नंबर डी के साथ जाएंगे और हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में क्या भौतिक परिवर्तन में नहीं होता? जो भौतिक परिवर्तन होता है, इन 4 में से हमें ये देखना है कि क्या नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई किसी चीज़ का जमना, किसी चीज़ का वाष्पन हो जाना, द्रवण हो जाना, ये हमारे सब भौतिक परिवर्तन के गुण हैं। लेकिन जो जलना, जो किसी चीज़ को क्या करना, जलाना, आग में जलाना, ये हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। तो हमारा इसमें आंसर नंबर ए हो जाएगा, जलना। जलना क्या है? ये रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन का गुण नहीं है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है कि इनमें से क्या जो है जो भौतिक परिवर्तन है। जलना हमारा कौन सा परिवर्तन कहलाता है? जलना जो है वह हमारा रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। कौन सा परिवर्तन कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पे जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन। सड़ना भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन। कोयले का जलना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन जो वाष्पन है यह हमारा भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? निम्न में रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अभी हम लोग भौतिक परिवर्तन देख रहे थे, अब हम लोग रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण देखेंगे कि इसमें क्या होता है। वाष्पन में अभी हमने अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें हमें भौतिक परिवर्तन पूछा था। इसमें हमें रासायनिक परिवर्तन बताना है। तो निम्न में रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो इसमें हम लोग देखेंगे इसको कैसे कहें। वाष्पन जो है अभी हम लोग भौतिक परिवर्तन पढ़ते, ये क्या है? ये भौतिक परिवर्तन का है, जो कि गलत है। जमना, पानी का जमना, ये भी क्या है? भौतिक परिवर्तन। द्रवण, ये भी क्या है? ये भी भौतिक परिवर्तन। लेकिन हमारा जो यह है रासायनिक परिवर्तन है वो है जंग लगना। लोहे में क्या लगना? लोहे में जंग लगना, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, निम्न में क्या रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? क्या रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? किण्वन रासायनिक उदाहरण नहीं है, यानी भौतिक परिवर्तन है। क्या जब रासायनिक नहीं तो कौन सा हो जाएगा? भौतिक हो जाएगा। तो किण्वन क्या है? ये भी हमारा भौतिक क्या है? ये किण्वन जो है ये रासायनिक परिवर्तन है। जंग लगना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। किसी चीज़ का जलना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन किसी चीज़ का जमना, पानी का जमना, घी का जमना, ये सब क्या है? मोमबत्ती का जमना, जो मोम होती है उसका जमना, ये सारे हमारे भौतिक परिवर्तन में आता है। और इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 7, कार्बन को जलाने पर हमें क्या नहीं मिलता है। कि कार्बन को जलाया, कोयले को जलाया, हमें क्या नहीं मिलता है। तो कोयले को जलाया या कार्बन को जलाया तो हमें उसमें ऊष्मा मिलती है, प्रकाश भी मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलती है, लेकिन उसमें हमें क्या क्या नहीं मिलता, वह हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती है। O2, क्या O2 किसका फॉर्मूला था, ऑक्सीजन। O से क्या को डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन को डिनोट करते हैं। यानी कि हमें किसी चीज़ को जलाने पर उसमें ऑक्सीजन की उत्सर्जन नहीं होता, यानी कि उससे हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, किण्वन रासायनिक परिवर्तन में किसमें उपयोगी नहीं है। किण्वन अभिक्रिया होती है उसमें 4 उदाहरणों में से किसमें उपयोगी नहीं है। तो हम देखेंगे कि दूध से दही बनाने में हमें किण्वन अभिक्रिया का उपयोग करना पड़ता है। मृत जीवों का सड़ना या जो मरे जीव जंतु होते हैं उनका सड़ना या गलना, ये भी हमारा किण्वन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। फलों का सड़ना, यह भी किण्वन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है, क्योंकि इन तीनों प्रोसेस में हमें सूक्ष्म जीवों की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती। कौन से जीवों की, सूक्ष्म जीव होते हैं जो, उनकी क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो बीज उगाना होता, किसी चीज़ का बीज उगाने में हमें किण्वन अभिक्रिया का उपयोग नहीं करना पड़ता है। तो हमारा आंसर नंबर डी हो जाएगा। कौन सा नंबर, आंसर नंबर इज डी। कौन सा नंबर, आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मैग्नीशियम को जलाने पर हमें कैसी लौ प्राप्त होती है। मतलब मैग्नीशियम को अगर जलाएंगे तो हमें किस तरह की लौ प्राप्त होगी। तो ये लाल होगी, सफ़ेद हो, श्वेत को सफ़ेद बोलते हैं या श्वेत बोलो, पीली होगी या नीली होगी। तो हमें मैग्नीशियम को जब जलाते हैं तो हमें किस तरह की लौ मिलती है, तब हमें श्वेत यानी सफ़ेद, श्वेत मतलब सफ़ेद, कैसी, सफ़ेद लौ मिलती है। कैसी मिलेगी, सफ़ेद लौ मिलेगी। तो हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 10, अभिक्रिया में जिन पदार्थों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहा जाता है। जो अभिक्रिया होती है उनमें जो पदार्थ बनता है उसे क्या बोलते हैं। हमने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि जिन पदार्थों का निर्माण अभिक्रिया में उपयोग किया जाता है उन्हें अभिकारक कहते हैं। जो पदार्थ बनता है, जिसका निर्माण होता है, उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो हमारा इसमें आंसर नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ बनता है उसे हम लोग उत्पाद बोलते हैं। तो आंसर नंबर सी इज उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बच्चों ध्यान रखना, ये जरूर आएगा, पूछा जाएगा और तुम्हें कई जगह इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हमारा ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र ओ होता है। क्या होता है, ओ होता है। तो इसमें आंसर नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, निम्न में कौन सा संतुलित नहीं है। निम्न में कौन संतुलित नहीं है। ये 4 अभिक्रियाएं हमें दी गई हैं, इनमें से मैं ये देखना कौन संतुलित नहीं है। H2Cl2 2HCl, देखिए यहाँ पे H2 के 2 परमाणु थे, Cl के 2 परमाणु थे, तो दोनों के 2 परमाणु ठीक है। NH3HCl, NH4 H3 यहाँ थे, एक ये H4 हो गया, Na1 था तो N1 बन रहा, Cl एक था, एक हो गया। तो ये भी हमारी क्या है, ये भी हमारी संतुष्ट है, ये भी संतुष्ट है। 2KClO3 2KCl+O2, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वो बराबर नहीं है। तो हमारा इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के यहाँ पर 3 परमाणु हैं और यहाँ पर हमें सिर्फ 2 परमाणु दिखाई दे रहे हैं। यह हमारी अभिक्रिया क्या है, संतुलित नहीं है। 2H+O इनके H2O बनता है, ये बड़ी ईजी है। और ये हमारे जल का क्या होता है, रासायनिक सूत्र भी होता है। किसका होता है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O। बच्चों याद रखना, जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा रासायनिक समीकरण का लाभ है। ये चार को आंसर दिए गए हैं, इसमें से हमें ये देखना है कि कौन रासायनिक समीकरण का लाभ है। रासायनिक समीकरण हमें लिखने से क्या क्या लाभ होते हैं। अभिकारक तथा उत्पाद की भौतिक अवस्था ज्ञात होती है, नहीं, इसमें भौतिक अवस्था नहीं ज्ञात होती। रासायनिक क्रिया की गति का अनुमान लगाना, ये भी नहीं। अभिक्रिया के पूर्ण होने पर लगने वाले समय का बोध होता है, समय का बोध भी नहीं होता। अभिक्रिया कितनी देर चलेगी ये हम रासायनिक समीकरण से नहीं पता कर सकते हैं। अभिकारकों और उत्पादों की मोलों की संख्या मालूम होने पर उनके द्रव्यमान का बोध होता है। उनके परमाणु संख्या पता होती है, उनका द्रव्यमान पता होता है, ये पता होता है, लेकिन हमें बाकी चीज़ें पता नहीं होती। तो रासायनिक समीकरण लाभ यही हमारा आंसर नंबर हो जाएगा सी। कौन सा नंबर, आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया में ये जो चिन्ह है इसका हम लोग पिछली वीडियो में भी देखा था। ये क्वेश्चन एक जरूर तुम्हें मिलेगा इस तरह से। अभिक्रिया में जो चिन्ह है क्या दर्शाने के प्रयुक्त किया जाता है। ऐसा जो चिन्ह बना अभिक्रिया में बना रहता है
ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि इसमें अभिक्रिया में किसका इस्तेमाल हो रहा है? गैस का इस्तेमाल हो रहा है, सॉलिड का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये चिन्ह हमें गैस बताता है कि क्या चीज़ किसको दर्शाने के लिए? गैस को दर्शाने के लिए चिन्ह का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अवक्षेप को अभिक्रिया में किस चिन्ह द्वारा निरूपित करते हैं? अभी हमने ये वाला चिन्ह देखा था, अब हम लोग इस चिन्ह की बात करेंगे, इस चिन्ह की। क्यों? क्योंकि अवक्षेप को हमेशा इस चिन्ह द्वारा, ये जो चिन्ह है इस चिन्ह द्वारा क्या किया जाता है? निरूपित किया जाता है, चिन्हित किया जाता है, डिनोट किया जाता है। तो इसमें हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा। कौन सा नंबर हो जाएगा? आंसर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? निम्न अभिक्रियाओं में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? ये 4 जो हमें उदाहरण दिए गए, इसमें कौन सी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है? तो आइए देखते हैं। योगात्मक अभिक्रिया, यह हमारे रासायनिक समीकरण के अंतर्गत आता है जब कोई 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर अभिक्रिया करते हैं तो योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया में किसी एक परमाणु टूटकर 2 भागों में विभाजित हो जाता है, उसको हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, जब कोई परमाणु किसी दूसरे परमाणु को विस्थापित कर स्वतः उसका स्थान ले लेता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन जो ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया होती है, यह हमारी भौतिक अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। तो हमारा यहाँ पर आंसर नंबर डी हो जाएगा। यह एक भौतिक अभिक्रिया है, हमें यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं देखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? ये जो क्वेश्चन जो हमारा है, ये 2-3 क्वेश्चन हमने लास्ट जो पे इस बार बोर्ड परीक्षाएं हुई उनसे क्वेश्चन डाले हुए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें अच्छे लगे और कई ये बार बार आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे, इसलिए मैंने इसमें डाल दिए। तो आइए देखते हैं। जो आप ध्यान से देखना कि किसी उदासीन अम्ल या विलयन का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है? 7 होता है। जो जल हमारा होता है या उदासीन होता है, ना तो खट्टा होता है ना तो कड़वा होता है, तो इसलिए शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। 7 से नीचे चलेंगे तो हमें अम्ल मिलेंगे और 7 के ऊपर चलेंगे तो हमें क्षार मिलेगी। यह हम लोग अम्ल, क्षार और लवण वाले चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा शुद्ध जल का पीएच मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन हमारा बायो से लिया गया। जैसा मैंने बताया कि कुछ को 2-4 क्वेश्चन हम लोगों ने अपने पिछले जो पेपर हुए हैं उनसे डाले हुए हैं। इंसुलिन स्रावित होता है, क्या स्रावित होता है? इंसुलिन स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि द्वारा, पीयूष ग्रंथि द्वारा या वृषण द्वारा। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय द्वारा। किसके द्वारा? अग्नाशय जो होता है वह क्या स्रावित करता है? वह इंसुलिन स्रावित करता है। यह क्वेश्चन 2015 के हाई स्कूल में आया था, उसके बाद कई बार आ चुका है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे आता है, इंसुलिन स्रावित करता है अग्नाशय क्या स्रावित करता है? तो इंसुलिन स्रावित करता है। तो ये क्वेश्चन ज़रूर ध्यान रखना, आ सकता है। तो इसमें हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा। कौन सा नंबर हो जाएगा? आंसर नंबर इज़ बी हो जाएगा। और हमारा आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, सामान्य एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? पंखुड़ी नहीं पाई जाती, कैंसर नहीं पाया जाता, वर्तिकाग्र नहीं पाया जाता, बादल नहीं पाया जाता। तो हम एक लिंगी नर पुष्प में पाया जाता है, पंखुड़ी भी पाई जाती है, कैंसर भी पाया, वर्तिकाग्र भी पाया जाता है, लेकिन इसमें बादल नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? बादल नहीं पाया जाता। तो हमारा यहाँ पर आंसर नंबर ए हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन जलने पर क्या देता है? किसी जीवाश्म ईंधन को जब जलाते हैं, जो पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है? जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं। तो हम जीवाश्म ईंधन जलाने पर हमें क्या मिलता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलते हैं, सल्फर के ऑक्साइड मिलते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन मिलते हैं। तो जितने भी ईंधन जलाने पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। तो यहाँ आज हमारा इसमें आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है, जीवाश्म ईंधन जलाने पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। तो हमारा आंसर नंबर ए हो जाएगा। कौन सा नंबर हो जाएगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो और आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की क्लास कैसी लगी। और हमारे
लर्न विद केनी सर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह आपको बोर्ड परीक्षा में साइंस में 70 में 70 दिलाने की गारंटी लेता है। थैंक यू। सुप्रभात। गुड नाइट।